So, welcome you again in online classes. I'm Dr. Sunil Chaudhary. So, MSc previous और अपना पेपर जो चल रहा था वो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इनवर्टिब्रेट्स. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की अपन बात कर रहे थे. ठीक है, इसमें अपन बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके थे. अपन ने सीलोम ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी. उसमें सीलोम की कैटेगरी के बेस पे ऑर्गेनाइज्म को अपन ने डिवाइड किया था. उसमें अपन ने एसिलोमेट्स, च्यूडोसिलोमेट्स, आइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट की बात की थी. उसके बाद में अपन ने प्रोटोस्टोमियम और ड्यूटेरोस्टोमियम के बारे में डिस्कस किया. अपना जो टॉपिक था वो अभी चल रहा था, उसकी अपन बात कर रहे थे. जो न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात कर रहे थे अपन. न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन. न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात कर रहे थे. जो आपके लोअर मेटाजोन्स हैं उनमें न्यूट्रिशन और डाइजेशन, और उसके बाद में फिल्टर फीडिंग की बात करेंगे अपन. कुछ पोलिकेट्स हैं या मोलस्कन है या इकाइनोडर्म्स हैं जिनमें फीडिंग कैसे होती है. तो देखिए, इससे पहले अपन ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था कि किस तरीके से वो फूड लेते हैं. तो उन ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स मोड के अकॉर्डिंग अपन ने उनको डिवाइड किया था. उसके बाद में फिर अपन ने डिस्कस किया था कि फूड क्या चीज़ है, भोजन क्या है, और उसके टाइप्स में, यानी कि अपन ने बात की थी सोल्यूबल फॉर्म में मिलता है, पॉस्टिकुलेटेड फॉर्म में मिलता है, या फिर फूड मॉस के रूप में मिलता है, या फिर फ्लूइड के रूप में ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं. इसके बारे में अपन ने बाद में बात की थी कि ऑटोट्रोपिक मोड से जो न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि अपन लोअर मेटाजोन में देख रहे हैं तो उसमें दोनों तरीके के न्यूट्रिशन की अपन बात कर रहे थे. पहले अपन ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात की थी, यानी यूग्लिना में अपन ने पढ़ा था. क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसलिए ऑटोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन करता है. उसके बाद में अपन ने पैरामीशियम में बात की थी क्योंकि पैरामीशियम में हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. उसके बाद में अपन लोअर मेटाजोन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम, इसको अपन ने दो सब किंगडम में डिवाइड कर रखा है. इसमें एक आपका प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ, यानी प्रोटोजोन और मेटाजोन. तो जो प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है, इसको एक फाइलम प्रोटोजोआ, और मेटाजोन को तीन फाइलम अपने मीसोजोआ, पेराजोआ और यूमेटाजोआ. ठीक है, तो अपन इन मेटाजोन्स की बात कर रहे हैं. तो यानी कि प्रोटोजो अपने पोरीफेरा से लेकर कुछ ऑर्गेनिज्म है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज या एस्के हेल्मिन्थीज तक अपन बात करें तो उनको लोअर मेटाजोन बोलते हैं अपन. और उसके बाद के जितने भी फाइलम हैं उनको हायर इन्वर्टिब्रेट या हायर मेटाजोन बोलते हैं. तो अपन पहले बात कर रहे थे लोअर मेटाजोन में. लोअर मेटाजोन में अपन बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनमें फीडिंग की मैकेनिज्म होती है. ठीक है, तो कल अपन ओबेलिया का डिस्कस कर रहे थे कि ओबेलिया में फीडिंग की मैकेनिज्म क्या है. ये ओबेलिया एक तरीके से आपको प्लांट की तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो आपको दिखाई देगा. उसमें पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में होता है, यानी पॉलीमॉर्फिनिज्म होता है उसमें, या अपन कहें कि जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन होता है उसमें. ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन की क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से फूड लेता है ओबेलिया. और ओबेलिया में भी दोनों जो फॉर्म है उसकी, पॉलिप और मेडुसा में अपने को बात करनी है. तो पहले अपन बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ओबेलिया की पॉलिप फॉर्म में, कि पॉलिप किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, और उसके बाद में मेडुसा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है. तो पहला है न्यूट्रिशन इन पॉलिप. जो पोलिप फॉर्म है इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि ये जो पोलिप है
ये एसेक्सुअल स्टेज है ओबेलिया की। एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया की एसेक्सुअल फॉर्म है जिसको अपन पोलिप नाम देते हैं, और जो सेक्सुअल फॉर्म है उसको अपन मेडुसा नाम देते हैं। ठीक है, तो अपन पहले बात कर रहे हैं इसके एसेक्सुअल फॉर्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन पोलिप, पोलिप कल मैंने एक डायग्राम बनाया था आपका ओबेलिया कॉलोनी का, जिसमें पोलिप और मेडुसा का कैसे फॉर्मेशन होता है या मेडुसा बर्ड बनते हैं, वो सब चीज़ें कल मैंने आपको दिखाई थी। आज अपन बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूट्रिशन की। देखिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो आपका पोलिप है वो एक तरीके से प्रीडेशियस और कार्निवोरस है, प्रीडेशियस और कार्निवोरस नेचर का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है उनको मारकर खाता है ये, तो इसलिए अपन इसको कार्निवोरस कैटेगरी में रखते हैं। देखिए अब इसमें बात करते हैं अपन कि मैकेनिज्म कैसे चलती है, फीडिंग कैसे करता होगा। थोड़ा सा मैं आपको वापस से स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ एक बार इसका। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का अगर ओबेलिया को अपन काट के देखते हैं तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ ये जो पोर खुला हुआ है जिसको अपन नाम देते हैं माउथ। ठीक है, माउथ के जस्ट नीचे की तरफ वाला जो एरिया है यानी दोनों तरफ से जो कवर है इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, ठीक है, हाइपोस्टोम के बाद में अपन इसमें देखेंगे तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे बैंड्स प्रेजेंट हैं इनमें, और इन बैंड्स में होती हैं निमेटोसाइट सेल्स या निमेटोब्लास्ट। निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, या निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद में बीच में आप देखिए यहाँ ये जो एरिया है ये एक कैविटी बनी हुई है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, और ये जो एरिया है बाहर से अपन ने कहा था कि ओबेलिया का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे कल तो उसमें अपन कह रहे थे कि अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं सिनोसार्क, और बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिसार्क।
पेरिसार्क जो चारों तरफ से इसको कवर करके रखता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये एक तरीके से जो पोलिप है, पोलिप में कल आपने स्ट्रक्चर देखा था कि ऊपर की तरफ इस तरीके से एक पेड़ में जैसे फ्लोर लगे हुए उस तरीके का स्ट्रक्चर था। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये गिरा रहता है किससे, टेंटेकल्स प्रेजेंट थे इसमें बहुत सारे, यानी कि 24 तक इसमें टेंटिकल्स है और इनके बीच में छोटा सा माउथ होता है। और माउथ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का अपन काट के देख रहे हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अपन ने काट के देखा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है पोलिप का। ठीक है, ये है आपके टेंटिकल्स। ठीक है, टेंटिकल्स या स्पर्शक बोलते हैं। सो टेंटिकल्स नंबर में 24 टेंटिकल्स कवर्स द माउथ, माउथ को कवर करके रखते हैं। 24 टेंटिकल्स, माउथ एक तरीके से एक पोर के रूप में ओपन होता है और बिल्कुल टेंटिकल्स के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। माउथ के जस्ट नीचे हाइपोस्टोम होता है और हाइपोस्टोम फिर नीचे की तरफ गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में खुलता है। ये जो टेंटिकल्स हैं, मैंने कहा कि ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और टेंटिकल्स में क्या है, बैंड्स बने हुए हैं जिनमें निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। और ये निमेटोसाइट सेल्स क्या करती हैं, जिनको आप नाम देते हैं दंश कोशिकाएं। ठीक है, दंश कोशिकाएं ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती हैं या उनको बेहोश करने का काम करती है या इस एनिमल की सुरक्षा का काम भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दंश कोशिकाओं को अपन कह रहे हैं कि बैंड्स के रूप में टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं, या फिर इनको अपन क्लस्टर ऑफ बैंड्स भी बोलते हैं या इनको बैटरीज बोलते हैं। ठीक है, बैटरीज बोलते हैं जो बैंड्स के रूप में इन टेंटिकल्स में प्रेजेंट हैं। और टेंटिकल्स से क्या होता है कि जैसे ये टेंटिकल्स को हिंदी में अपन स्पर्शक बोलते हैं, तो टेंटिकल्स चारों तरफ मूव करते रहते हैं, वाटर में मूव करेंगे। देन कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इससे टकराता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक करने की कोशिश करता है, देन उस टाइम पे इसमें जो बैटरीज हैं या निमेटोसाइट सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उनको पेनेट्रेट कर दिया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म में, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म पे इसको दाग दिया जाएगा। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि निमेटोसाइट सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म उससे टकराएगा और ये दंश कोशिकाएं उस पर दाग दी जाएंगी। और दंश कोशिकाओं में क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और उस पे स्पाइंस हैं और उसमें एक टॉक्सिक एलिमेंट हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ रहता है। जिस हिप्नोटॉक्सिन को उस ऑर्गेनिज्म पे उड़ेल दिया जाता है तो या तो वो बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। उसके बाद में टेंटिकल से पकड़ के उसको, अगर फीडिंग मटेरियल है तो उसको पकड़ के और माउथ या हाइपोस्टम तक लाया जाता है और यहाँ पे उसका थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में नीचे गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में धकेला जाता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन होता है। तो पहले उसको बाहर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में नीचे की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको दंश कोशिकाओं या बैटरीज या निमेटोसाइट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देखना कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पोलिप का दिखाई देगा, जिसमें माउथ चारों तरफ से टेंटिकल, और टेंटिकल्स नंबर में 24 तक होते हैं, चारों तरफ से माउथ को कवर करके रखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा, इन टेंटिकल्स में मैंने कहा कि निमेटोसाइट सेल्स हैं या बैटरीज हैं, जो जैसे ही ऑर्गेनिज्म से टकराती है तो इन बैटरीज ये एक्टिव हो जाएंगी और दंश कोशिकाएं, जिनको अपन बोलते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को पेनेट्रेट कर देंगे ऑर्गेनिज्म में, पेनेट्रेट करेंगी। देन वो इसमें एक हिप्नोटॉक्सिन एलिमेंट है भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जिसको उड़ेल देंगी और वो ऑर्गेनिज्म बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं निमेटोसाइट क्या है, किस तरीके की होती है, कैसे इनकी एक्टिविटी होती है। निमेटोब्लास्ट या निमेटोसाइट। निमेटोब्लास्ट सेल्स की अपन बात कर रहे हैं, जो ओबेलिया में या सिलेंट्रेटा फाइलम का एक
एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है कि उनमें या जनरल कैरेक्टर भी है कि सिलेंटेटा के जो भी मेंबर्स हैं उनमें निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है या दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो दंश कोशिकाओं का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरीके से कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखिए अंदर की तरफ जो लिक्विड है इसको ये इसमें साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसके बाद में ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ एक उसमें लिपटा हुआ रहता है, कोइल्ड थ्रेड या कोइल्ड ट्यूब बोल सकते हैं इसको। कोइल्ड थ्रेड, और ये छोटे छोटे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, एक ढक्कन लगा हुआ है ऊपर ही ऊपर जहाँ से ये ढकी हुई रहती है। ठीक है, चलिए तो अपन बात कर रहे हैं निमेटोब्लास्ट सेल्स की कि निमेटोब्लास्ट सेल्स क्या कैसे होती हैं। देखिए यहाँ ये जो ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है इसको ओपरक्यूलम बोलते हैं, और ओपरक्यूलम के ऊपर एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको नीडोसिल बोलते हैं। नीडोसिल बोलते हैं इसको। इसके बाद में देखिए कुछ और भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अपन बोलते हैं निमेटोब्लास्ट कैप्सूल या निमेटोसिस्ट कैप्सूल भी बोल सकते हैं। इसको कैप्सूल बोल देते हैं। तो इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और अंदर की तरफ इस जो ये जो कैप्सूल है इसमें अंदर की तरफ मैंने कहा एक टॉक्सिक एलिमेंट
हिप्नोटॉक्सिन भरा रहता है और इस हिप्नोटॉक्सिन को जब दंश कोशिकाएं दागी जाती हैं तो इसको उड़ेल दिया जाता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये कुछ आपको इस तरीके से निमेटोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें न्यूक्लियस है, नीचे की तरफ साइटोप्लाज्म है, इसमें आपको कैप्सूल दिखाई देगा और कैप्सूल में हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ऊपर से पतला होता है और नीचे से चौड़ा होता है, जिस पे छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ऊपर की तरफ एक ढक्कन लगा हुआ है। तो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, इसमें दाब बढ़ता है अंदर से, तो ये ढक्कन खुल जाता है और ये जो आपकी न्यूडोब्लास्ट सेल्स हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है या बाहर की तरफ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पेनेट्रेट कर दिया जाएगा। देन इसमें जो भरा हुआ हिप्नोटॉक्सिन है उसको उस पर उड़ेल दिया जाता है और एक बार दंश कोशिकाओं के बाहर आने के बाद में वो वापस नहीं आती, यानी उनको नष्ट कर दिया जाता है। और ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्पाइन और होता है जिसको बोलते हैं नीडोसिल। ठीक है, ये आपका इस तरीके का जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, ये बैटरीज या नीडोसिल या नीडोब्लास्ट सेल्स जब इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं तो इस तरीके की होती हैं, और जब एक्टिव फॉर्म में होती हैं तो देखिए जब ये एक्टिव फॉर्म में होती हैं ये तो इनको बाहर की तरफ दाग दिया जाता है, बाहर की तरफ पेनेट्रेट कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ जो शुरू का जो एंड होता है थ्रेड का वो चौड़ा होता है, यहाँ से ब्रेड होता है और उसके बाद में ये धीरे धीरे पतला होता जाता है इस तरीके से। इस तरीके से लास्ट में धीरे धीरे पतला हो जाता है ये थ्रेड। इस थ्रेड में आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको अभी बताया था कि ये ओपरक्यूलम ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो ओपरक्यूलम खुल जाता है और थ्रेड बाहर की तरफ आ जाता है। इस थ्रेड पे यहाँ पे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन प्रेजेंट होंगे ये। अब ये देखिए आपको ये थ्रेड ट्यूब है और ये ओपरक्यूलम है, ये नीचे की तरफ स्टाइल प्रेजेंट होते हैं इधर ऐसे। इस तरीके का कुछ एक्टिव फॉर्म में जब होती है नीडोब्लास्ट सेल तो आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको नीडोब्लास्ट सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती हैं ये। क्योंकि आप हाइड्रा के पोलिप या मेडुसा में जब भी आप इसका न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो वहाँ आप कहेंगे टेंटेकल्स हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में, और टेंटेकल्स में क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म को मारने में या बेहोश करने में, ये हेल्प करती हैं। ठीक है, देखिए तो ये था पूरा का पूरा, जिसे प्रोसीजर की बात करते हैं अपन कि ओबेलिया पोलिप में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ओबेलिया जो पोलिप स्टेज है इसके वो सेसाइल स्टेज होती है, यानी कि एक जगह स्थिर होता है, सबस्ट्रेटम पे चिपका हुआ रहता है, और मेडुसा इसकी फ्री लिविंग स्टेज होती है। तो जब ये सबस्ट्रेटम पे चिपका रहता है तो इसमें लंबे लंबे टेंटेकल्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, टेंटेकल्स या स्पर्शक जिनको बोलते हैं। तो टेंटेकल्स से जब भी कोई ऑर्गेनिज्म टकराता है, कोई ऑर्गेनिज्म इनके पास में आता है, तो ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को टेंटेकल से पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि जो टेंटेकल्स हैं उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, मतलब छोटे छोटे बैंड्स बने हुए हैं, और बैंड्स में क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। और नीडोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे कि जब भी ऑर्गेनिज्म को ये पकड़ते हैं टेंटेकल्स, तो उस ऑर्गेनिज्म में पेनेट्रेट होती है नीडोब्लास्ट सेल्स और इनमें जो हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है उसको उड़ेल देती हैं, जिससे वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। उसके बाद में उसको पकड़कर माउथ की तरफ धकेल दिया जाता है, माउथ में धकेल दिया जाएगा, और माउथ में धकेलने के बाद में उसको गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में भेज दिया जाता है। कैविटी में भेजने के बाद में देखिए पहले जो डाइजेशन है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि पहले गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में जैसे इसको धकेल दिया जाएगा तो गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे म्यूकस का सीक्रेशन होता है तो उसमें फूड को एक तरीके से
स्टिकी बना दिया जाता है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया, और उसके बाद में दूसरा जो डाइजेशन चलता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन चलता है। देन उसके बाद में गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी से सेल्स में जाएगा और फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी ये थी ओबेलिया पोलिप में, कि पोलिप में किस तरीके का मैकेनिज्म होती है, फीडिंग की क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से टेंटिकल्स हेल्प करते हैं, और टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है। टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को मारने का या बेहोश करने का काम करती हैं, और टेंटिकल्स उस ऑर्गेनिज्म को माउथ तक धकेलते हैं। माउथ में फिर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं यहाँ इसके, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद में गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में धकेल दिया जाएगा, वहाँ से फिर सेल्स को जाएगा, तो कुछ डाइजेशन बाहर की तरफ हो जाता है और कुछ अंदर की तरफ जाकर होता है। दोनों तरीके के डाइजेशन होते हैं यहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, दोनों तरीके का डाइजेशन होगा। और उसके बाद में फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड है, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको वापस से माउथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलता है पोलिप में। अब बात करते हैं अपन मेडूसा की। न्यूट्रिशन इन मेडूसा। देखिए ये जो मेडूसा है वो सेक्सुअल फॉर्म है, सेक्सुअल फॉर्म ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की ये सेक्सुअल फॉर्म है। तो इसमें देखते हैं अपन कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। मेडूसा क्या है, फ्री लिविंग और फ्रीली स्विम करने वाली है, जो सरफेस या समुद्र में, समुद्र के जो सरफेस है उसमें तैरता रहता है। यानी मेडूसा कैसा है, फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग एनिमल है, जो सी सरफेस पर तैरता हुआ रहता है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जस्ट लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जैसा आपको दिखाई देगा, जैसे अम्ब्रेला का जैसा अपना छत्ता होता है उसी तरीके का, उसमें छत्ते में नीचे की तरफ जैसे झालर लटकी हुई होती हैं, उसी तरीके से यहाँ जो अम्ब्रेला है उसमें टेंटिकल्स लटके हुए रहते हैं, नीचे की तरफ टेंटिकल होते हैं, और इसमें ओरल सरफेस है वो भी नीचे की तरफ होती है, यानी बिल्कुल बीच में माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ से कैनाल्स निकली रहती हैं जिनको रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। 4 रेडियल कैनाल्स होती हैं, उसमें ही रेडियल कैनाल्स में गोनाड प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल जो गोनाड्स हैं वो उन कैनाल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो मेडूसा भी कैसा है, कॉर्निवोर्स है। नॉर्मली ये भी छोटे मोटे जो क्रिस्टेशियंस हैं या फिर कोई एग्स हैं या कुछ लार्वीज हैं उनको ये खाने का काम करते हैं। तो ये भी नेचर में कैसे हैं, कॉर्निवोर्स और प्रीडेशियस हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ क्रिस्टेशियंस और इंसेक्ट वगैरह के लार्वे और इनको ये खाने का काम करते हैं। यहाँ भी क्या है कि जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स में क्या नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, और नीडोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म में खाएगा उसको बेहोश करने या मारने का काम करते हैं। तो नीडोब्लास्ट सेल्स भी यहाँ काम करते हैं, और इनगेशन के लिए जैसे डाइजेस्ट जो फूड है इसको मेन्यूब्रियम में अंदर की तरफ, मैंने कहा कि स्ट्रक्चर आप देखेंगे मेडूसा का तो इस तरीके से आपको छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें इस तरीके से आपके टेंटिकल्स लटके हुए हैं। यहाँ बीच में जैसे इसमें माउथ प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, और 4 कैनाल्स होती हैं उसमें, और चारों तरफ इसमें 4 जगह गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है मेडूसा का। यहाँ भी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये टेंटिकल्स क्या कर रहे हैं, टेंटिकल्स में निमेटोब्लास्ट सेल्स हैं, और निमेटोब्लास्ट सेल्स ऑर्गेनिज्म को बेहोश करने का या मारने का काम करती हैं। तो ये भी सेम मेडूसा की तरह ही फीडिंग करता है। और उसके बाद में डाइजेशन, यहाँ एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद में अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको माउथ के द्वारा, क्योंकि एक ही ओपनिंग होती है इन ऑर्गेनिज्म में, सिंगल ओपनिंग होती है यानी माउथ प्रेजेंट है, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को माउथ के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये था आपके ओबेलिया में न्यूट्रिशन की अपन ने बात की।
अब अपन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म जो जिनको अपन बोले हायर मेटाजोन्स की बात करें, तो हायर मेटाजोन्स में आप देखेंगे तो जैसे एनेलिडा की बात करते हैं अपन, एनेलिडा के कुछ मेंबर हैं उनमें देखते हैं, और उसके बाद में अपन फिल्टर फीडिंग की बात करेंगे। तो एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं उसमें अपन बात करते हैं लीच या हिरुडिनेरिया। हीरुडिनेरिया की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, हीरुडिनेरिया या इसको लीच भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक एक्टोपैरासाइट है। ऑर्गेनिज्म पर एक्टोपैरासाइट है। और फूड जो अपन ने बात की थी कि 4 कैटेगरीज में फूड को डिवाइड किया था, और ये कैसा फूड को लेता है, फ्लूइड फूड को लेता है। और फ्लूइड फूड में भी अपन ने बात की थी कि जो फ्लूइड फूड है उसमें अपन ने कहा था कि ब्लड फ्लूइड फूड की तरह काम करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ब्लड को डायरेक्ट सक करते हैं, तो इसी तरीके का इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है कि जैसे ये डायरेक्ट ब्लड को सक कर सके। तो अपन बात कर रहे हैं हीरुडिनेरिया में, तो हीरुडिनेरिया ब्लड को सक करता है, तो इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को संगिवोरस भी कह सकते हैं कि जो ब्लड को सक करते हैं उसको संगिवोरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी जो ब्लड को सक करते हैं उनको संगिवोरस ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ब्लड को सक करते हैं या ब्लड को फीडिंग के रूप में यूज करते हैं उनको संगिवोरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए हीरुडिनेरिया की बात करें तो हीरुडिनेरिया में अपन देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। अभी देखिए अपन जैसे जैसे अपर फाइलम की तरफ जा रहे हैं तो अपर फाइलम में अपन बात करेंगे कि सिस्टम काम करने लगे, यानी कि यहाँ डाइजेटिव सिस्टम प्रेजेंट हो। डाइजेटिव सिस्टम है तो डाइजेटिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल में एक तरफ माउथ और एक तरफ एनस प्रेजेंट होगा। यहाँ अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, तो यानी एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनस। तो देखिए हीरुडिनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है इसमें किस तरीके का एडेप्टेशन होता है, यानी किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है ताकि ये आराम से ब्लड को सक कर सके। यहाँ देखिए हीरुडिनेरिया में एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हीरुडिनेरिया एनेलिडा फाइलम में आता है। एनेलिडा फाइलम का मेंबर है, और इसमें आप देखेंगे तो बॉडी में 33 सेगमेंट्स होते हैं। बॉडी में फिक्स 33 सेगमेंट्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 2 सकर्स दिखाई देते हैं इसमें, 2 सकर्स यानी एक एंटीरियर साइड में और एक पोस्टीरियर साइड में। तो एक जो सकर होता है इसको एंटीरियर सकर या सिफेलिक सकर भी बोलते हैं अपन इसको, यानी 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सकर्स यानी कि सक करने के लिए एक होता है एंटीरियर सकर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सकर, पीछे की तरफ वाला पोस्टीरियर सकर और आगे की तरफ होता है एंटीरियर सकर। एंटीरियर सकर को अपन सिफेलिक सकर भी बोलते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर सकर है ये इसमें प्रोस्टोम एंटीरियर सकर की अपन बात कर रहे हैं। प्रोटोस्टम प्लस 3 सेगमेंट, जो इनिशियल 3 सेगमेंट्स होते हैं, शुरू के जो 3 सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, फर्स्ट 3 सेगमेंट्स भी अपन बोल सकते हैं इनको। फर्स्ट 3 सेगमेंट्स से मिलकर बना होता है एंटीरियर सकर। एंटीरियर सकर देखिए कैसा होता है, थोड़ा सा
छोटा होता है और आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। टोटल मैंने कहा 33 सेगमेंट्स होते हैं, तो शुरू के 3 सेगमेंट्स में एंटीरियर शकर प्रेजेंट होता है। और एंटीरियर शकर में यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर की तरफ आपको छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और पूरे के पूरे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो इस तरीके से पीछे का जो शकर्स है वो आपको थोड़ा सा पोस्टीरियर शकर चौड़ा दिखाई देता है और एंटीरियर जो शकर है वो छोटा सा दिखाई देता है। बीच में इसमें क्या है, सेगमेंट्स बना हुआ है, क्योंकि एनेलिडा का मेंबर है और एनेलिडा में क्लियर सेगमेंटेशन होता है। यानी कि एनेलिडा का मतलब ही है एन्यूलस, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उनको अपन ने एनेलिडा में रखा है। तो यहाँ ट्रू सेगमेंटेशन होता है, क्लियर सेगमेंट्स हैं। तो 33 सेगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो शुरू के 3 सेगमेंट में एंटीरियर शकर प्रेजेंट होता है, जिसमें एंटीरियर शकर का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से। तो यहाँ जो एंटीरियर शकर है इसमें क्या है, माउथ प्रेजेंट है। और माउथ कैसा होता है, यह ट्राई रेडिएट होता है, ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर में होता है। यानी कि इसमें 3 जबड़े होते हैं, जो एक डोर्सल मीडियन होता है, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये आपका एंटीरियर शकर है, यानी कि इसमें माउथ है और माउथ में ट्राई रेडिएट माउथ होता है, यानी 3 इसमें जाज प्रेजेंट हैं, एक मीडियन डोर्सल मीडियन होता है और 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं, वेंट्रल साइड में और लेटरल दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और जॉज में पेपिला प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो बाइटिंग होती है, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल पेनलेस बाइटिंग होती है। पेनलेस बाइटिंग करके ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इसको एंटीरियर शकर की वजह से बिल्कुल वहाँ चिपक जाते हैं। और इसमें मैंने कहा माउथ ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर में है और उसमें पेपिला प्रेजेंट है और सेलाइवरी ग्लैंड्स है। सेलाइवा में ये वहाँ से एक सिक्रेशन, ठीक है, उसका भी करता है। हीरोडिन, जो हीरोडिन एक तरीके से इसमें पिगमेंट होता है, उसका सिक्रेशन करता है, जो क्या करता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता, यानी ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, आगे वाला जो पोर्शन है वो एंटीरियर शकर होता है। उसके बाद में माउथ से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो फेरिंग्स वाला रीजन आता है, जो 5 से 8 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है और इसमें सेलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो फेरिंग्स वाला रीजन है उसमें सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि माउथ 1 से 3 सेगमेंट तक माउथ है। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो 5 से 8 सेगमेंट तक फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स में देखिए, अभी मैं एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ।
देखिए इस तरीके का कुछ मैंने रफ डायग्राम बनाया है, इसको देख के आप समझना। इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें देखिए ये वाला जो रीजन है, अपन कह रहे हैं कि ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है, ये माउथ वाला रीजन था, ऊपर की तरफ माउथ प्रेजेंट है, जो कैसा है इसमें ट्राई रेडिएट है, ठीक है। 1 से 3 सेगमेंट तक बना हुआ है, उसके बाद में 5 से 8 जो सेगमेंट है वो फेरिंग्स, 5 से 8 सेगमेंट। फेरिंग्स रीजन है 5 से 8, जिसमें सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं, बाहर की तरफ आपको दिख रही हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इसके नीचे देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है 9 से लेकर 12 सेगमेंट तक। देखिए एलिमेंट्री कैनाल है और फिक्स हैं, इसको बोलते हैं 9 से 12 तक। ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं इनको बोलते हैं क्रोप चैम्बर। क्रोप चैम्बर ये आपके 9 से लेकर 18 तक सेगमेंट्स हैं। इसके बाद में फिर देखिए नीचे की तरफ चलते हैं अपन, तो 22 सेगमेंट तक, यानी कि ये नीचे की तरफ देखिए ये जो है लंबा सा, इसको बोलते हैं सीका, ठीक है। सीका ये कहाँ तक होते हैं, या सीका या सीकम, 22 सेगमेंट्स तक, 22 सेगमेंट सीका बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे की तरफ ये देखते हैं, ये आपको स्टमक दिखाई देगा, और स्टमक के नीचे की तरफ देखिए 26 सेगमेंट में, यानी स्टमक है, स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन है 22 तक, ये नीचे की तरफ इंटेस्टाइन 20 से लेकर 22 सेगमेंट तक फिक्स। देखिए हर सेगमेंट में यहाँ फिक्स होता है, और 26 सेगमेंट में एनस खुलता है, ठीक है। उसके बाद का जो सेगमेंट्स है पोस्टीरियर शकर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पोस्टीरियर शकर बहुत चौड़ा और काफ़ी सेगमेंट्स को कवर करता है। यहाँ एनस लास्ट सेगमेंट से पहले ही खुल जाता है, यानी 26 सेगमेंट्स में एनस खुल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखिए यहाँ क्रोप चैम्बर बने हुए हैं, यानी कि इसमें ब्लड का स्टोर होता है। एक बार में ये ब्लड सक कर लेता है, तो फिर उसके बाद में हीरोडेनेरिया या नेरीज को काफ़ी टाइम तक, यानी साल भर तक मान के चलिए, इसको फूड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके जो क्रोप चैम्बर है ये अपनी साइज़ से कई गुना ज़्यादा तक ब्लड को सक कर लेता है। और इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि सक करते करते बॉडी फट जाती है, तो ये इतना सक कर लेता है। सक करने के बाद में इसमें जो क्रोप चैम्बर्स हैं इनमें क्या होता है कि ब्लड भर जाता है, और फिर वहाँ से बूंद बूंद करके जैसे ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ब्लड वापस आता है और उसका डाइजेशन होता है। तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देगा। मैंने अभी बताया कि 2 तरीके के शकर्स होते हैं, एंटीरियर शकर और पोस्टीरियर। एंटीरियर शकर से चिपकेगा और उसमें ट्राई रेडिएट माउथ है, और बाइटिंग जो होती है, यानी जॉज हैं ट्राई रेडिएट हैं, यहाँ बाइटिंग पेनलेस बाइटिंग होती है, ऑर्गेनिज्म से चिपकता है। इधर फेरिंग्स रीजन में सैलाइवरी ग्लैंड्स है, यहीं से ये आपका एक एंटीकोगुलेंट हीरोडिन का सिक्रेशन करता है, और हीरोडिन क्या करता है, ब्लड को कोगुलेशन नहीं होने देता या ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, तो ये कंटिन्यू ब्लड को सक करता रहता है ऑर्गेनिज्म से। सक करने के बाद में अपने जो क्रोप चैम्बर है उनमें भर लेता है, और इतना ब्लड भर लेता है कि कई वर्षों तक या कई वर्ष तक इसको फीड करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद में जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है, जो 26 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देता है नेरीज में, या जिसके अपन बात हीरोडिनेरिया या लीच में जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है इसका, या एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का दिखाई देता है। तो इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फेरिंग्स, क्रोप चैम्बर्स, उसके बाद में स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस, सारे के सारे पार्ट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है।
अभी अपन ने बात की लीच या हीरोडिनेरिया में कि किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो हीरोडिनेरिया किस कैटेगरी का है? फ्लूइड जो फूड है उसको सक करता है। तो एक तरीके से संगीवोरस जो ब्लड को सक करने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको संगीवोरस बोलते हैं। तो उस कैटेगरी में आता है ये। तो इसका जो माउथ है, यानी कि दो तरीके के सकर्स प्रेजेंट हैं। एंटीरियर सकर पे माउथ होता है, एंटीरियर सकर से चिपकता है ऑर्गेनिज्म से और वहाँ से ब्लड को सक करता है। माउथ में जॉज होते हैं, ट्राई रेडिएट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक डोर्सो मीडियन होता है और दूसरा लेटरल वेंट्रोलेटरल साइड में होते हैं, जो एक पेनलेस बाइटिंग करते हैं और वहाँ से ब्लड को सक करना चालू करते हैं। ब्लड को सक करते रहते हैं। और अब देखिए आगे माउथ वाले पोर्शन से जस्ट नीचे की तरफ फेरिंग्स रीजन होता है जहाँ सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और वहाँ से हीरोडिन एक कोगुलेंट का सिक्रेशन होता है। तो हीरोडिन का जैसे ही सिक्रेशन होता रहता है वो ब्लड को सक करता रहता है कंटिन्यूसली। तो ब्लड वहाँ ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता क्योंकि हीरोडिन उसमें मिक्स होता रहता है और ये ब्लड को स्टोर करता जाता है और ब्लड को कंटिन्यूसली स्टोर करता रहता है। आपने देखा इसमें क्रोप चैम्बर्स बने हुए हैं और जो चैम्बर्स में क्या करता है, ब्लड को भर लेता है। तो एक बार ये इतना ब्लड सक कर लेता है कि इसको कुछ मंथ्स तक या कुछ ईयर्स तक फीडिंग करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में जो क्रोप चैम्बर है वहाँ से बूंद बूंद करके ब्लड वापस निकलता रहता है, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस जो आपके एनिलिडा फाइलम में हीरोडिनेरिया या जिसको आप लीच बोलते हैं उसमें फीडिंग की मैकेनिज्म चलती है। ओके।